हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई जीरो एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 के लिए हम लोगों ने एमसीक्यू का सीरीज चालू किया था, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स में आपको निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी में ऑलरेडी मैंने 60 क्वेश्चन कर दिया। दोस्तों, हम लोग का टारगेट है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 तक कम से कम 10,000 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और सभी के मॉक टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज सभी चीज़ इंक्लूड होंगे, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। इसके लिए 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग 60 क्वेश्चन तक दोस्तों कर चुके हैं। आप देख रहे हैं जीरो आई चैनल। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे 61 से लेकर 75 तक। ऑलरेडी मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे साथ 1 साल का कठिन परिश्रम करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रीलिम जो है 26 मई को है 2024 में। तभी हमारे पास लगभग जो है 11 महीने के आसपास का टाइम है। अगर आप इतना अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं साल भर, तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में ज़रा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आई चैनल, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं यूपी में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इंग्लिश वाला पीडीएफ है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम जो 45 तक कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 60 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है और इधर हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रही है, ठीक है। बोल रहा है इट प्लेसेस द जुडिशरी एज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग इफ एन अमेंडमेंट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड वास्ट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर। बोल रहा है इसमें जो है जुडिशरी को फाइनल पावर है, ठीक है, ये डिसाइड करने का, ये निर्णय करने का कि मूल ढांचा किसको बोलते हैं, और मूल ढांचा अगर कोई वायलेट होता है तो उसका निर्णय अंतिम प्राधिकरण माना जाएगा, ठीक है। तो सही बात है। केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने जो है बेसिक डॉक्ट्राइन का सिद्धांत रखा था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें संविधान के मूल ढांचे के बारे में बोला गया था कि पार्लियामेंट को सभी चीज़ को चेंज करने का पावर है, लेकिन वो मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या होगा, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो डिसाइड करती है कि किसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसलिए पहला कथन हमारा सही है। दूसरा बोला देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला संविधान में इसका कोई मेंशन नहीं है। तो सही बात है, संविधान में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जो है 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको जो है बताया था, लेकिन संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। दूसरा सही ये बोल रहा है द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कमीशन अपोज द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों एक कमीशन बनाया गया था 2000 में, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्र आयोग, जिसने मूल ढांचे के सिद्धांत का विरोध नहीं किया था भैया, समर्थन किया था, ठीक है। इसलिए ये गलत होगा। कौन सा करेक्ट है, सही कौन सा है बोलिए, 1 और 2 है ना। आंसर हो जाएगा बी। तो 61 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम अब। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम अंडर द फंडामेंटल राइट। देखिए राइट टू फ्रीडम आपको पता है आर्टिकल 19 में उल्लेख है, ठीक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है का भाग है कौन सा है ना, तो सब आर्टिकल नंबर 19 में उल्लेख है, ठीक है, जिसमें आपको जो है कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, ठीक है, भारत के अंदर घूमने का अधिकार है, ठीक है, और उसके बाद आपको कोई भी जो है नौकरी करने का जो है अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से लेके जो 22 है, ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, ठीक है, समझ में आया। राइट टू फ्रीडम के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19 से 22। देखिए राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, ये किसका पार्ट है, आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, ठीक। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 19 में। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये किसका, आर्टिकल नंबर 21 का ए। तो राइट टू फ्रीडम की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जिसमें कितने आर्टिकल आते हैं, 19 से लेकर 22, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल, ठीक, और ये सब उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 2 और 3। याद रखिएगा अगर आपको देश के अंदर घूमना है तो उसके लिए आर्टिकल 19 है, और अगर आपको देश से बाहर जाना है तो आर्टिकल 21 है, ठीक। और दोनों चूँकि राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आशा करते हैं क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो 62 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन हम 63 देखेंगे अब।
बोल रहा विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोकायुक्त के पद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया हैड अपॉइंटेड लोकायुक्त, बोल रहा सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी ने अपॉइंट किया लोकायुक्त। देखिए लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट था दोस्तों 2013 का, उसके अंदर बोला था कि भारत सरकार लोकपाल बनाएगा और हर राज्य सरकार लोकायुक्त बनाएगा, ठीक है। तो सभी राज्यों में अपना जो है लोकायुक्त नहीं है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ कोई लोकायुक्त नहीं है, तेलंगाना पौंडीचेरी जो अपना अभी लोकायुक्त बनाया भी नहीं है ना, तो सभी राज्यों में तो नहीं है, ठीक। उसके बाद लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। देखिए भारत सरकार में अगर लोकपाल है, ठीक है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर लोकायुक्त है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर जब अपॉइंट करता है तो उसके लिए जो है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस से वो कंसल्ट पूछता है, साथ ही साथ जो उस लोकसभा में जो विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है उससे भी पूछता है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, कौन करता है? गवर्नर। इसलिए ये भी हमारा गलत है। कौन सा सही है दोस्तों? कि तो किस में टिक मारा है, किसी में नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर। तो 63 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं अब। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हम लोग को विचार करना। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और अभी ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A के अंदर में है, जो एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। बोला इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। बोला मूल संविधान में संपत्ति का धारण और अर्जन वह एक मूल अधिकार था, तो ये सही बात है, हाँ था। 44वां संविधान संशोधन हम लोगों ने उसको हटा दिया। बोला इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये बोला, मतलब केशवानंद भारती केस में, कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, ठीक है। अब देखिए मूल ढांचे का भाग है या नहीं। अगर मूल ढांचे का भाग होता, ठीक है, तो बताइएगा 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोल देता कि यार जो संपत्ति का अधिकार वो मूल ढांचे का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो संविधान पार्लियामेंट उसको हटा पाती? पार्लियामेंट उसको नहीं हटा पाती। इसीलिए हमारा क्या है? सही है दूसरा। बोल रहा करेंटली द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा अभी जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, संविधान ने बोल रहा है कि बस संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मैंने बोला देखिए मौलिक अधिकार अब नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 300A के अंडर जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार अगर आपका प्रॉपर्टी लेगा भी तो एक कानून के द्वारा लेगा, ऐसे ही नहीं अपने मन से ले लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? और वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए लेगा, ऐसे ही अपने मन से ले लेगा, चलो मोदी जी का घर बन रहा है तो ले लो, नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए, ठीक। और वो भी कानून बना के, और वो भी आपको मुआवजा दे के, ऐसा नहीं, ठीक है। इससे गलत हो गया, तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? तो तीसरा गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं अब, फटाफट करेंगे आपको समझाते हुए, है ना। Which of the following रिकमेंडेशन वेयर मेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटी। आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों बनाया गया था, फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्य है उसको देख रेख करने के 1976 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, ठीक। तो उसने उसी के सलाह पे जो है भारत में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है, ठीक है। तो लेकिन और भी कुछ एडिशनल चीज़, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ स्वर्ण सिंह बोला था, तो ये बोला था कि मौलिक अधिकार, अगर कोई मौलिक कर्तव्य को अगर पालन नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का बोला था। साथ ही साथ इसने ये भी बोला था कि वोटिंग देने का अधिकार को भी मौलिक अधिकार रखना चाहिए, लेकिन वो सब बात नहीं माना गया। तो उसी से रिलेटेड हमारा प्रश्न है, बोल रहा है इट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है इसने अलग चैप्टर का डिमांड रखा था, तभी तो हम लोगों ने अलग से चैप्टर 4A ऐड किया संविधान में, और आर्टिकल नंबर 51A ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि अनुशंसा के, तो पहला तो होगा। दूसरा बोल रहा है इट रिकमेंडेड दैट द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस। तो इसने ये भी बोला था, अनुशंसा किया था कि अगर मौलिक कर्तव्य को लागू करवाना है तो पार्लियामेंट जो संसद होता है वो कानून बना सकती है अगर कोई मौलिक कर्तव्य को नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा सही बात है। फिर बोल रहा है इट रिकमेंडेड टू इम्पोज द फेलियर टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल ड्यूटी एज ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इसने बोल रहा है कि ये अनुशंसा की है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरहता हेतु अगर मूल कर्तव्य का गैर अनुपालन को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए स्वर्ण सिंह समिति ये नहीं बोला था कि भैया कि अगर कोई इलेक्टेड चुनाव, जो हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेता जो है वो जो चुने गए, अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, उसका एक आधार होगा। ये ऐसा बात
नहीं बोला था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतनी ड्यूटी जो टैक्स देने का बोला था कि टैक्स देने का सबका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन जो है उसको लागू नहीं किया गया। बात समझ में आ रहा है। तो तीसरा नहीं होगा, जो आंसर सही है वो है सी, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं आप। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान सभा का आपको पता है कि जब संविधान सभा बना था किसके सलाह पे बना था, किसके प्रस्ताव के बाद, कैबिनेट मिशन के बाद बना था, ठीक है। संविधान सभा में निर्वाचित लोग भी थे और कुछ जो है इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, और इलेक्शन जो भी हुआ था पब्लिक उसको नहीं चुना था, बल्कि पब्लिक ने किसी को चुना था, फिर वो लोगों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना। मतलब पब्लिक डायरेक्ट नहीं चुना है, पब्लिक ने किसी को चुना, फिर ये लोग जो है उसको जिसको चुने वो लोग संविधान सभा बने। और संविधान सभा जो है भारत का संविधान बनाया था, ठीक है, और जिसके और वो कानून भी बनाता था, ठीक। तो बोल रहा है इट वाज सेटअप बेस्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ माउंटबेटन प्लान। मैंने बताया कैबिनेट मिशन के सलाह पे बना था 1946 में, ना थे कि माउंटबेटन प्लान के आधार पे भारत में जो है बंटवारा हुआ था, ठीक है। बोल रहा है इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। देखिए आपको पता है कि इनने जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 के आसपास रखा था। तो भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो मीटिंग उसका कब हुआ? पहली बैठक आज़ादी के पहले। सही बात है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ये ऑप्शन चला गया, आंसर आपका डायरेक्ट मिल गया। फिर भी हम तीसरा पढ़ेंगे क्योंकि हम एलिमिनेट करके आपको नहीं सिखाएंगे बताने। अब क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपना पैटर्न बहुत चेंज किया है, ठीक है। तो खाली ऑप्शन को उसने टफ किया है, ठीक है, इसलिए एलिमिनेट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग मैं आपको सिखाना भी नहीं चाहता कि तुक्का मार कर सीख लो। मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा और 1 साल साथ में पढ़ेंगे। आप आशा करता हूँ और आप विश्वास कीजिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में धुआं कर देंगे आप, ठीक है, इतना आपको अच्छा कर दूंगा मैं। फिर बोल रहा है इट्स मेंबर्स वेयर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने बताया कि इलेक्शन जो होता था वो दोस्तों इनडायरेक्ट होता था। पब्लिक चुनते थे एमएलए को और एमएलए चुनता था संविधान सभा में, था डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। तो कौन सा सही है? दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, मिल गया आपको आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे 67, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है, ठीक है, आपको पता है हमारा मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर जो है 35 तक जो है चलता है। तो इनको छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सभी जो है नागरिक के लिए भी है और जो है गैर नागरिक के लिए भी है। तो देखिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किस में आता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में आता है। तो 21 इसमें है नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के लिए। तो पहला होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बोला राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम किस में आता है दोस्तों बताइए? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 25 से 28। 25 से 28 इसमें है नहीं है, मतलब ये भी दोनों के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किस में है दोस्तों? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इसमें है, इसीलिए ये वाला सिर्फ किसके लिए है? नागरिक के लिए। तो दूसरा होगा, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ये किस में है? आर्टिकल नंबर 20 में है। ये 20 इसमें है नहीं है, ये दोनों के लिए। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर कौन सा बताया था मैंने? 15, 16, 19, 29, 30 ये नागरिक के लिए है सिर्फ, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार बच गए वो सबके लिए। तो 67 का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं अब हम। बोल रहा है प्रीएम्बल्स डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरेन। जो हमारा उद्देशिका है वो भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित करते हैं। इसका आशय क्या है? संप्रभु कराने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर कोई भी ऑर्डर देने के लिए कोई भी देश नहीं है, ना ही भारत के नीचे है। भारत चाहे तो फ्यूचर में कोई टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है, मतलब कोई टेरिटरी दे भी सकता है। तो ये जो है सॉवरेनिटी का मतलब है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो अथॉरिटी इन इंडिया अबव एंड कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। बोल रहा भारत पर किसी अन्य शक्ति का अधिकार नहीं है तथा ये अपने मामलों का निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र। सही बात। फिर बोल रहा है इंडिया कैन एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। बोल रहा है कि इंडिया जो है विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है अथवा अपने राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य देश को अधिर्पित कर सकती है, मतलब दे भी सकती है। ये भी सही है, तभी तो सॉवरेन बोलते, तभी तो संप्रभु बोलते हैं ना। तो जो बुझाएगा इंडिया को अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। कौन सा सही है? एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं अब। बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू प्राइवेसी।
तो देखिए देखिए आर्टिकल नंबर जो 21 है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा व्याख्या हुआ है। तो जितने भी नए नए अधिकार आ रहे हैं, जैसे इंटरनेट यूज करने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, शादी करने का अधिकार, तो सभी आर्टिकल जो है, सभी अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 69 का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 70। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको पता है कि पहले हमारा 10 मौलिक अधिकार हुआ करता, मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर हम लोगों ने जो दोस्तों 46वां संविधान संशोधन से 2002 में, ठीक है, एक नया फंडामेंटल ड्यूटी निकाला, जिसमें है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना का ड्यूटी है अपने उसके पेरेंट का। ठीक है, तो कौन सा ऐड किया था? लेटेस्ट कौन सा था? सी। ठीक है, समझ में आया? बाकी अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। 10 हम लोगों ने 86 में चेंज किया, ऐड किया, और एक हम लोगों ने शुरू में ऐड किया हम लोग 44वां संविधान संशोधन से 10 ऐड किया, और 86 से हम लोग 2002 में एक ऐड किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने का दायित्व तो उसके माँ बाप का है। तो 70 का आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर अब 71 देखेंगे हम। बोला द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्टेड फॉर फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सिलेक्ट अवर लीडर्स बिकॉज इट। बोल रहा है हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति के रूप में चुनाव में स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया। क्यों भारत के लोगों ने फ्री पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, मतलब जिसको इलेक्शन लड़ना है वो लड़ सकता है, ऐसा इसलिए चुना क्योंकि भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक उठाने के लिए, लोगों का मुद्दा उठाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। तभी तो मान लो कंपटीशन अगर नहीं होगा फ्री तरीक़ा से, तो छोटे छोटे पार्टी आएंगे ही नहीं आगे, तो लोगों को जो प्रतिनिधि करना चाहती है फिर भी वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, 71 का आंसर क्या हो गया? डी। ठीक, 72 देखते हैं हम। बोल रहा है हु अमंग दिस enjoys ऑल द प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटी दैट आर अवेलेबल टू एमपी। तो बोल रहा है एमपी को जो प्रिविलेज है वो और किसको मिलता है? ठीक है, आपको पता होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसको बहुत सारा विशेषाधिकार होता है कि वो संसद में बोलने का अधिकार, उसको जब संसद का कार्यवाही चलता है कोई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये सारे अधिकार किसको दिया होगा? देखिए आपने जब अटर्नी जनरल पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 148 के अंदर, 148 नहीं था शायद, 76 था शायद, 76 या 78 है, देखिएगा 76 या 78 है। उसके तहत अटर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। उसमें जो है भले इसको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, चुनने का या वोट देने का, लेकिन इसको संसद में बोलने का अधिकार ज़रूर है। ठीक है, तो जितने सारे अधिकार भारत के एक संसद को होता है, संसद के सदस्य सांसद को होता है, सेम अधिकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को होता है। ठीक है, इसीलिए ये लोकसभा या राज्यसभा के मीटिंग में जाके बोल सकता है, भले इसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं होगा। 72 का आंसर क्या हो गया? सी दोस्तों। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। आशा कर रहे हैं कि आपका जो एक्सप्लेनेशन मैंने कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो बस दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन का मुझे काम करेगा। ठीक है, इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो इतना आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन के लिए काम करेगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ लॉ एज कंटेंट अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला भारत संविधान का अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट विधि की सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 13 में हम लोगों का विधि का परिभाषा दिया है। तो विधि सिर्फ वो नहीं होता है कि संसद और जो विधानसभा जो विधायिका बनाती है, विधि वो भी है जो एक एग्जीक्यूटिव अगर कोई नियम बना, रूल बना रहा है, या कोई अगर ऑर्डिनेंस अध्यादेश बन रहा है, तो सारे चीज़ को विधि के अंदर में रखते हैं, और सारे चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखता है कि ये कानून को तोड़ तो नहीं रहा है। तो चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, संसद के द्वारा बनाए गए लॉ, ये भी आएगा, या राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, ये भी आएगा। मतलब कोई भी नियम अगर है, कानून बनाया गया है, चाहे वो उसको विधायिका बनाइए या कार्यपालिका बनाइए, कोई सरकार कोई नुमाइंदा बनाए, वो भी आएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये भी आएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि कुछ जैसे पावर जो है विधायिका जो है लेजिस्लेचर है वो किसी को डेलीगेट कर देती है। जैसे कि ईपीएफओ को भी जो ईपीएफओ में जो हेड होती है सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन, इसको भी रूल्स बनाने का अधिकार है। तो ये भी जो कानून बनाएगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, लॉ के अंदर आएगा। ठीक है, तो 73 का आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
बोल रहा है वी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म अराइजेज बिकॉज ऑफ। बोल रहा है भारत संविधान में असममित संघवाद है। एसिमेट्रिक का मतलब समझते हैं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि संविधान के द्वारा जो है राज्यों में और केंद्र में पावर डिवाइड होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों को पावर अलग अलग है, जैसे कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हमारे पास शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, जिसमें कुछ राज्यों को स्पेशल पावर दिया गया है। हमारे पास आर्टिकल 371 है, 371, उसके अंदर बहुत सारा राज्य को, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसको स्पेशल पावर दिया गया है। ठीक, तो ये तो चूँकि फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर बराबर होना चाहिए, लेकिन भारत में जो है सिमेट्रिक फेडरलिज्म है, असममित फेडरलिज्म है, मतलब कुछ कुछ राज्यों को अधिक पावर दिया गया है। तो बोल रहा है ये जो असममित संघवाद है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, ये क्यों उभर के आया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसलिए उभर के आया है क्योंकि बहुत सारे राज्यों का जो है संवैधानिक रूप से उन पे विभिन्नताएँ हैं। जैसे हमने बता दिया शेड्यूल 5 में बहुत कुछ राज्य हैं, शेड्यूल 6 में कुछ राज्य हैं, 371 में कुछ राज्य हैं। तो इसलिए है कि विभिन्न राज्यों के दर्जे में संबंध में संविधान द्वारा प्रदत्त भिन्नताएँ, संविधान ही उसको जो है डिफ्रेंशिएट किया है उनको पावर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए भारत में जो है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, असममित संघवाद है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ एज कंसीव्ड बाय डाइसी एज एप्लीकेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है कि एवी डाइसी एक ब्रिटिश थिंकर है दोस्तों। उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का तत्व दिया था, 3 एलिमेंट बताया था। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कौन सा एलिमेंट भारत में लागू नहीं होता है। पहला बोल रहा है कि द रिजल्ट ऑफ कौन सा जो है लागू होता है, बोल रहा है 75 का है। बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि संविधान देश में प्रचलित साधारण विधि की परिणति है। देखिए, संविधान के कारण लोगों को अधिकार मिलता है, ये बोल रहा है कि बहुत सारे कानून को जोड़ के संविधान बना है। कैसा इंडिया में संविधान, देखिए इंडिया में संविधान है, फिर इससे लोगों को अधिकार मिला है ना कि लोगों को अधिकार से मिल के संविधान बना है। कैसा बना है संविधान, संविधान लिखा गया है, फिर उसके अनुसार अधिकार मिला है। तो ब्रिटेन में क्या है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कुछ कानून है और उस कानून को जोड़ के जो है संविधान बना दिया गया है, फिर लोगों को अधिकार मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऑलरेडी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे अधिकार मिलता है। इसलिए बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान देश में प्रचलित साधारण विधि की परिणति नहीं है, उल्टा बोल रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ द राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो कानून है, जो हमारा अधिकार है, उसका स्रोत है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है इन नियमों को जोड़ के। बात समझ में आ रहा है, इसलिए पहला हमारा गलत होगा। ठीक, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ भारत में तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, 18 देखिए। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, हाँ स्वेच्छाधिकार शक्तियों का अनुपस्थिति है, कोई भी अपने मन से कुछ भी जोश तो नहीं कर सकता है ना, इसीलिए रूल ऑफ लॉ है। तो डाइसी ये बोला था तीनों, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये वाला चीज़ लागू नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान लोगों को अधिकार देता है, ना कि कानून को जोड़ जोड़ के भारत का संविधान बना है, जैसा ब्रिटेन का है। ठीक, क्योंकि पता है ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, कानून को, बहुत सारे कानून को लिख दिया गया है इसमें। लेकिन इंडिया में क्या है कि कानून ऑलरेडी है, मतलब संविधान ऑलरेडी है, इससे कानून को डिराइव होता है। ठीक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, आशा करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए आंसर जो होगा इसका, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 75 का बी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक करेंगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 0 आई चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और ताकि मुझे मोटिवेशन का काम करे और मैं आपके लिए डेली जो है 1 साल तक कंटिन्यू रहूँ। ठीक है, बस यही आपसे आशा है और उम्मीद है। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है, उसको भी अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।